सवाल बड़ा ही छोटा है लेकिन शायद कि उसका जवाब इतना बड़ा है कि जिसकी सूरत में हमें ये बुक देखने को मिली है। ना सिर्फ इसे पढ़ेंगे बल्कि पढ़ने के बजाय डायरेक्ट इसके मुसन्निफ से ही पूछेंगे कि आखिर पाकिस्तान में तवानाई बहरान का हल है क्या? क्या उसके लिए किसी न किसी प्लान पर काम किया जा सकता है? पावर सेक्टर पर ये बुक लिखी गई है और साबिक एमडी पेप्को बिशारत ताहिर चीमा साहब ने ये बुक लिखी है। उन्हीं से इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिशारत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चीमा साहब फरमाइएगा कि हर किसी के जहन में सवाल एक ही है कि पाकिस्तान तवानाई बहरान का शिकार ज़रूर हो चुका है और बहुत बुरी तरह से हो चुका है, लेकिन इसका कोई हल है हमारे पास? निकल सकते हैं इस बहरान से हम? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका हल नहीं निकाला जा सकता। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब गंभीर हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो उसके लिए प्रोफेशनल्स चाहिए। नॉन प्रोफेशनल्स जो हैं या जनरलिस्ट काम नहीं कर सकते। पावर सेक्टर की अगर बात करें, एनर्जी पूरी में से यानी कि गैस और पेट्रोलियम को एक तरफ रखा जाए और पावर सेक्टर की बात की जाए, तो इस वक्त ये गलत ना होगा ये कहना कि इस वक्त ये पावर सेक्टर की वजह से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान को। अगर हमने इसे दुरुस्त ना किया तो खुदा न खास्ता ये जड़ों में बैठ तो चुका है, कहीं ये पूरी की पूरी बिल्डिंग को नीचे ना गिरा दे। आप अंदाज़ा इससे ये लगाइए कि जो सर्कुलर डेट है जी, जो आवाम जो है और एक्सपर्ट्स भी जो हैं वो सुनते रहे हैं पिछले कई सालों से, इस वक्त 2.6 ट्रिलियन है। ये ट्रिलियन वो होता है जिसके सिफरों का पता ही नहीं कि कितने सिफर। जी 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 2.6 ट्रिलियन जो है वो सर्कुलर डेट है। लेकिन इस पे ना रुकिए, देखना ये है कि ना दहिंदकान यानी कि जो रिसीवेबल्स हैं पावर सेक्टर के वो कितने हैं, तो पता लगता है कि वो 2.3 ट्रिलियन है। एक तरफ अगर हम सिर्फ ये रिसीवेबल्स जो हैं ये रिसीव कर लें, सही डिफ़ॉल्टर्स जो हैं उनसे पैसे ले लिए जाएँ, तो सर्कुलर डेट जो है अदा हो जाता है। अच्छा, ये भी ज़रा ज़हन में आप रखिएगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो टैरिफ है, नर्ख जो हैं बिजली के, वो इतने ज़्यादा हैं कि लोग बिल आने से पहले बेहोश हो जाते हैं। और जो आकिल हैं, आप ये समझ लीजिए कि वो बाकी मांदा ज़िंदगी के जो काम है उसे छोड़ के सिर्फ बिल के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। इस वक्त हालत ये है कि औसतन जो टैरिफ लोगों को देना पड़ता है वो 33.5 रुपये औसतन। ठीक, इसमें ज़ाहिर है लाइफलाइन कस्टमर्स हैं जिनके लिए बहुत कम पैसे हैं, वो 7 रुपये कुल है और अल्लाह का शुक्र है कि किसी न किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा है। लेकिन जब औसत हम इसकी लगाते हैं तो 33% है। इसके बाद यहाँ बात नहीं रुकती है। कागज़ों में 25,000 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो साल में जलते हैं। जब ट्रांसफार्मर जलता है जी, तो सारिफ को बिजली नहीं मिलती, बिल्कुल वो कोसता है। हाँ जी, उसकी परेशानी होती है, सनत का पहिया रुक जाता है वगैरह वगैरह, दुकानें बंद हो जाती हैं वो अपनी जगह पे। और इतने ही ट्रांसफार्मर जो है वो कागज़ों से बाहर जो है वो जलते हैं और रिपेयर करा लिए जाते हैं। अच्छा। तो जिस सेक्टर में 50,000 ट्रांसफार्मर जो हैं सालाना जलें, डैमेज हों, तो आप खुद सोचिए बनेगा क्या? यहाँ फिर बात नहीं रुकती है। इस वक्त कोई 7 लाख जो हैं वो ट्रिपिंग्स हैं, यानी कि बिजली की बंदिश है जिसमें फॉल्ट्स आ जाते हैं, लाइनें नीचे गिर जाती हैं। जी जी जी। इसके बाद लोड शेडिंग भी इसके अंदर शामिल हो जाता है और अभी आगे मॉनसून का सीजन आने वाला है। सारे मसाइल हैं, तो आप खुद सोचिए कि पावर सेक्टर कहाँ से चलेगा। तो ये 2 दर्जन से ज़ायद जितनी कंपनियां बना दी गई हैं, इसमें हज़ारों के हिसाब से अमला है, उनकी तनख्वाहें हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटेशन सिस्टम है उस पर एक क्वेश्चन मार्क है। जी, क्वेश्चन मार्क इसलिए है ना जी, जैसे मैंने गवर्नेंस की पहले बात की, आप मैनेजमेंट में आ जाते हैं। इन सब की मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड्स के हाथ में, इसके अपने बोर्ड्स हैं जिनमें 15 से 18 लोग होते हैं। तो उसमें कुछ हुकूमती लोग हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के बीच में आ जाते हैं, और बकिया जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उन्हें कहा जाता है। तो जहन में ये था कि ये सब प्रोफेशनल्स होंगे ताकि इस सेक्टर को या उस कंपनी को वो चला सकें। बदकिस्मती से इनमें प्रोफेशनल्स बहुत कम हैं। ज़्यादातर जो हैं वो नॉमिनीज़ हैं जो हुकूमत वक्त होती है, जिसे पसंद फरमाएं उन्हें लगा दिया जाता है, और बोर्ड्स जो हैं वो बदतदरीज जो है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि गवर्नेंस उनके हाथ में है जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं, और इसके बाद बोर्ड्स जो हैं
उनमें भी नॉन प्रोफेशनल्स हैं, ना ही इनके पास तोपें और बंदूकें हैं। इन्होंने तो बिजली देनी है और ये एक्सपेक्ट करेंगे, नेचुरल एक्सपेक्टेंसी है कि बिल अदा हो जाएंगे। तो अब बहुत सारे इलाके जो हैं वहाँ क्योंकि रेट कमज़ोर है तो वहाँ पेमेंट ही नहीं होती। बाकी बातें छोड़ दीजिए, लाहौर के मुज़ाफ़ात में ऐसे हैं। इसके बाद आप कसूर में चले जाएँ तो वहाँ बिल न देने के मसाइल हैं। काला खताई की तरफ चले जाएँ, मैं तो लाहौर की बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं सिंध के जो हिंटरलैंड्स हैं या बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा या मैं फाटा की बात नहीं कर रहा या कराची के मुज़ाफ़ात में उनका जिक्र नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान में बिल ना देने का एक कल्चर भी है। तो अब डिस्कोस क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन काटेंगे, कनेक्शन काट के वापस जाएंगे किसी इलेक्ट्रीशियन से, फिर वापस लगवा लिया जाएगा। चलिए जी, बस हमारा काम तासुर ये है, अक्सर लोगों से मेरी मुलाकात हुई जब कराची में और पंजाब में भी, क्योंकि मैं खुद पंजाब से हूँ, तो ये लोग ये कहते हैं कि कराची में बिजली चोरी सबसे ज़्यादा है, कुंडे डाले जाते हैं। और मैंने वो अपनी आंखों से देखे हैं कुंडे डले हुए। एक पिछले साल इलेक्शन के लिए मैं कैंपेन के लिए बाहर निकली थी कवरेज के लिए, तो मैंने जा बजा कुंडे देखे। लेकिन पंजाब में ऐसा काफ़ी हद तक बहुत कम है। तो लोग ये कहते हैं कि कराची या सिंध का बिल जो है बिजली का, वो भी पंजाब के लोगों से वसूल किया जाता है। जी, अभी अब मैं उस पर आ जाता हूँ जो वेरियस टैक्सेस हैं। तो उसमें इस तरह है कि एक तो जीएसटी हो गया, जनरल सेल्स टैक्स आपने देना है। ठीक है। इसके बाद जो कमर्शियल सारिफ हैं और इंडस्ट्री जो हैं उनसे जो टैक्स लिया जाता है वो टैक्स भी उसके थ्रू लिया जाता है, फिर फर्दर टैक्स लिया जाता है। ये तो अपनी जगह पे हो गए। इसके बाद जो ना दहिंदगान की वजह से या बिजली की चोरी की वजह से जो रेवेन्यू की रिकवरी नहीं हुई, क्योंकि आईपीपीज़ को और जनरेटर्स को तो पैसे देने पड़ते हैं, तो हुकूमत को उस पर कर्ज लेने पड़ते हैं। जब कर्ज लेने पड़ते हैं तो कर्ज वो अदा भी करने और उस पर इंटरेस्ट भी है। ये फाइनेंशियल चार्जेस वो है। अच्छा। तो एक लिहाज से जो आपने ये कहा कि जो ना दहिंदगान हैं या बिजली की चोरी में मुलव्विस हैं या इनएफिशिएंसीज हैं सेक्टर की, जिसकी खातिर हुकूमत को लोन्स लेने पड़ते हैं, हाँ उनका वजन जो है कंप्लायंट कस्टमर जो है उस पे पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। कि रवा साल मार्च में बिजली की पैदावारी लागत में 11% कमी आई। इसके बावजूद फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹1.17 वसूल किए गए। तो फिर आवाम की जेब से जो पैसा निकाला जा रहा है, हर एक यूनिट पे ₹1.17 वसूल किए जा रहे हैं, वो जाता कहाँ है? जी, मैं अब इसी तरह अब इस तरफ हम आ जाते हैं। देखें, पाकिस्तान में पॉलिसी के फुकदान की वजह से हमारी ज़्यादातर जनरेशन ऐसी है कि जिसमें इम्पोर्टेड फ्यूल है। एलएनजी जो है वो भी बाहर से आती है, कोयला भी ज़्यादातर बाहर से आता है, गैस तो है नहीं है। तेल के अगर कुछ प्लांट्स हैं तो तेल भी बाहर से आता है। जब ये चीज़ें बाहर से आएंगी तो इस पर डॉलर का असर पड़ जाएगा। वही डॉलर जो 105 था आज से 2.5 साल पहले, 3 साल पहले या 4 साल पहले, अब वो जब 300 पे जाएगा तो आप खुद सोचिए फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्जेस तो पड़ेंगे। मकसद क्या हुआ, इसीलिए बात की क्योंकि इस पर तो घंटों बात हो सकती है। जी 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 जी। बात ये की कि पूरा पंडोरा बॉक्स है और हर एक बॉक्स में से कोई ना कोई नया मवाद निकल रहा है। मैंने आपसे कहा कि पॉलिसीज में कमजोरी है। 94 से लेके अब तक जो है लाइन लगी हुई है पॉलिसीज की, लेकिन सब पॉलिसीज फेल हुई, जिसकी वजह से किसी ने कल को देखा ही नहीं, इन्विजिज ही नहीं किया कि कल क्या होगा। अगर डॉलर जो है उसकी कीमत बनिस्बत रुपए के बढ़ती है तो फिर क्या होगा, अगर दुनिया में फ्यूल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर क्या होगा। इंडिजनाइजेशन और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काम बहुत हुआ। और फिर होता क्या है, क्योंकि नॉन प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, तो फिर जब सोलर के लिए या विंड के पीछे पड़ा जाता है तो फिर उसके पीछे इतना पड़ा जाता है कि बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो फिर वो सिस्टम नहीं चलता। ये जो सिस्टम है जिसे आप एनटीडीसी कहते हैं, हमारा तरसीली व तकसीमी जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी भी अपनी हदें होती हैं। ठीक है। अगर आपने इस पर हाइड्रो जनरेशन चलानी है तो इसके खदोखाल और हैं। इसके बाद बेस लोड प्लांट्स हैं जो कोयले के हैं, तेल से हैं, वो और तरीके से होते हैं। जब सोलर और विंड लेके आते हैं तो उसके लिए और किस्म का सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए वो तैयारी ही नहीं है। तो मैंने ऑल इन ऑल क्या कहा कि गवर्नेंस की पॉलिसी लेवल पे तबाही, गवर्नेंस की तबाही, इसके बाद जो मैनेजमेंट है वो 2 नंबर बहुत नीचे जा चुकी हुई है, और जो अहलकार हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं है।